हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एयर ड्रायर सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि आप देखते हुए कि थर्मल पावर प्लांट में आपका एयर ड्रायर यूज़ करते हैं। तो एयर ड्रायर का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, व्हाई डू यू यूज़ एयर ड्रायर इन थर्मल पावर प्लांट। खास करके आप देखते होंगे फ्रेंड्स कि आपका एक इंस्ट्रूमेंट एयर होता है, एक आपका सर्विस एयर होता है, दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। जब भी आप इंस्ट्रूमेंट एयर यूज़ करते हैं तो हम लोग ड्रायर का यूज़ करते हैं, सर्विस एयर में हम लोग ड्रायर का यूज़ नहीं करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट एयर आपका विदाउट मॉइस्चर होता है, सर्विस एयर में आपका मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। तो ड्रायर का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर हम लोग ड्रायर का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और ड्रायर क्या टाइप्स के बारे में, कि आपका ड्रायर के कितने टाइप्स होते हैं, उस टाइप्स के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप नहीं लिए हैं, मेंबरशिप आप ले सकते हैं। मेंबरशिप में आपको एक फ़ायदा मिलेगा फ्रेंड्स कि आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और आप उस व्हाट्सएप नंबर पे पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट है, कुछ भी अगर क्यूरी वगैरह है तो आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, एयर ड्रायर का क्या फंक्शंस है, व्हाई डू यू यूज एयर ड्रायर इन ए थर्मल पावर प्लांट। देखिए एयर ड्रायर क्या करता है। एयर ड्रायर इज ए डिवाइस यूज टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम कंप्रेस्ड एयर लाइन बिफोर इट रीचेज इक्विपमेंट। देखिए एयर ड्रायर क्या करता है। एयर ड्रायर एक डिवाइस है जो कि रिमूव करता है मॉइस्चर को फ्रॉम द कंप्रेस्ड एयर से बिफोर इट रीचेज टू द न्यूमेटिक वाल्व्स और द जहाँ भी जाता है। तो वहाँ पे जाने से पहले उस एयर में जो भी मॉइस्चर्स रहता है उसका मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द मॉइस्चर को वो रिमूव कर देता है। तो एयर ड्रायर का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या हो गया कि टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द कंप्रेस्ड एयर। एयर कंप्रेशन में मॉइस्चर जो होता है वो इनहेरेंट रहता है। मॉइस्चर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड डैमेजिंग एलिमेंट इन द कंप्रेस्ड एयर सिस्टम। कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में मॉइस्चर जो होता है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड डैमेजिंग एलिमेंट होता है। एंड विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट इट कैन लीड टू द कोरोजन, इक्विपमेंट फेल्योर एंड कॉस्टली डाउन टाइम। अगर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, आप उसका मॉइस्ट एयर को आप यूज़ करते हैं, तो इससे आपका कोरोजन, जहाँ भी आपका एयर यूज़ हो रहा है उस इक्विपमेंट को कोरोड कर सकता है, उसका इक्विपमेंट को फेल्योर कर सकता है और इक्विपमेंट का डाउन टाइम इंक्रीज कर सकता है। So that's why air dryer is not just an accessories, it is a important equipment for maintaining efficient and reliable operation. क्वेश्चन उठता है कि why moisture is a problem in a compressed air system, कि compressed air system में अगर moisture आ ही जाता है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, moisture is inherent to the compressed air system. When the air is compressed, the moisture present in the air becomes concentrated. आपका compressed air system में एयर कहाँ से सक करता है, एटमॉस्फेयर से सक करता है। और एटमॉस्फेयर एयर में तो आपका मॉइस्चर रहता ही है। मॉइस्चर किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में रहता है, वाटर वेपर के फॉर्म में रहता है। और जब उस एयर को आप कंप्रेस्ड करते हैं तो वाटर वेपर जो है वो सब कंसंट्रेटेड हो जाता है। एंड इफ दिस वाटर वेपर इज नॉट रिमूव्ड, इफ इट इज नॉट ट्रीटेड, then the water vapor present in the air क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। सपोज कीजिए कि आप उस कंप्रेस एयर सिस्टम का यूज आप ऐसे सरफेस पे कर रहे हैं जिसका टेम्परेचर उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से अगर कम है। मान लीजिए कि आप कंप्रेस्ड एयर सिस्टम का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मान लीजिए कि 5 डिग्री सेल्सियस है, सपोज कीजिए, और आप ऐसे सरफेस पे आप कंप्रेस्ड एयर सिस्टम यूज कर रहे हैं जिसका टेम्परेचर आपका 2 डिग्री सेल्सियस है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका वाटर वेपर कंडेंस हो जाएगा और टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड वाटर बन जाएगा। और वो जब लिक्विड कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में फ्लो करेगा, वो मॉइस्चर आपको सिस्टम को डैमेज कर सकता है। अगर कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में मॉइस्चर अगर कंटेंट अगर ज़्यादा है तो उसका ड्यू पॉइंट आपको बहुत ही कम हो जाएगा, वो आपको पॉजिटिव मिलेगा, -1, -2 या 2, 3, 4 डिग्री सेल्सियस मिल सकता है। तो जितना ज़्यादा आपका मॉइस्चर
कम होगा कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में, उतना उसका ड्यू पॉइंट आपको बहुत निगेटिव मिलेगा। जितना ज़्यादा आपका मॉइस्चर प्रेजेंट होगा एयर सिस्टम में, उतना आपको अधिक ड्यू पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो वाटर वेपर अगर कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में है और ऐसे सरफेस पे आप अगर कंप्रेस्ड एयर सिस्टम यूज कर रहे हैं जिसका टेम्परेचर जिसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम है, तो वहाँ पे वाटर वेपर कंडेंस होगा, मॉइस्चर बनेगा और मॉइस्चर जो है कंप्रेस्ड एयर के साथ मिक्स हो जाएगा और मॉइस्चर कैन लीड टू द, देखिए मॉइस्चर अगर प्रेजेंट है कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में, देखिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, रस्ट एंड कोरोजन इन द पाइपलाइन एंड द टूल्स। आपका कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में वाटर आ गया, मॉइस्चर आ गया और जिस सरफेस से होकर गुजरेगा वहां पे क्या करेगा, उसका रस्ट का फॉर्मेशन कर सकता है, उसको कोरोड कर सकता है उस पाइपलाइन को, है ना। माल फंक्शन और फेल्योर ऑफ इक्विपमेंट, देखिए कंप्रेसर सिस्टम जैसे जनरली आपका कहाँ कहाँ यूज होता है, जो भी कंट्रोल वाल्व्स वगैरह है वहां पे आप यूज करते हैं। तो जैसे आपका वैक्यूम ब्रेकर में भी आपका कंप्रेस्ड एयर सिस्टम यूज करते हैं, आपका एसपीटी इवैक्यूएशन वाल्व में यूज करते हैं, बहुत जगह आपका एचएफओ लाइन है। अब थर्मल पावर प्लांट में जितना भी आपका कंट्रोल वाल्व है सब जगह आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व होता है और सब जगह आपका इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट एयर आप यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट एयर मतलब मॉइस्चर फ्री, मॉइस्चर बहुत ही कम उसमें रहता है एज कम्पेयर टू द सर्विस एयर। तो अगर उसमें मॉइस्चर है इंस्ट्रूमेंट एयर में तो क्या करेगा, आपका सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा, आपका कंट्रोल वाल्व है वो काम नहीं कर पाएगा, वो माल फंक्शन करेगा और इवन आपका कंट्रोल वाल्व में जो है वो मॉइस्चर जाएगा और उसको फेल्योर भी कर सकता है। रिड्यूस एफिशिएंसी एंड लाइफ स्पेन ऑफ इक्विपमेंट का जो एफिशिएंसी, जितना आपका जैसे आपका न्यूमेटिक वाल्व है उसमें अगर जितना ड्राई एयर रहेगा उतना वो एफिशिएंटली वर्क करेगा। अगर उसमें मॉइस्चर आ जाएगा तो उसका एफिशिएंसी आपका रिड्यूस हो जाएगा, उसका लाइफ स्पेन आपका डिक्रीज हो जाता है इक्विपमेंट का। एंड इंक्रीज मेंटेनेंस एंड डाउन टाइम कॉस्ट, उससे क्या होगा आपका क्या कि मेंटेनेंस कॉस्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा, डाउन टाइम आपका इक्विपमेंट हमेशा फेल्योर ही रहेगा, डाउन टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो मॉइस्चर, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द कंप्रेस्ड एयर सिस्टम। फ्रेंड यहीं पे आपका एयर ड्रायर का यूज करके हम लोग कंप्रेस्ड एयर में जो भी मॉइस्चर रहता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो एयर ड्रायर जनरली क्या होता है, आपका कौन सा मेथड यूज करता है, तो आपका एडजॉर्प्शन मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड, एब्जॉर्प्शन मेथड, रेफ्रिजरेशन मेथड एंड द डिफ्यूजन मेथड का यूज करके टू एलिमिनेट द एक्सेस मॉइस्चर प्रेजेंट इन द कंप्रेस्ड एयर सिस्टम। और हर मेथड में आपका सेम ही फंडा है कि कंप्रेस्ड एयर आपका सिस्टम से होके पास करता है, वहाँ पे जो भी सिस्टम है, जो भी मेथड है, उस मेथड का यूज करके जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट इन द कंप्रेस्ड एयर है उसको रिमूव करता है, एक्सेस वाटर वेपर को सिस्टम से हटाता है और वहाँ से सिस्टम से आपका मॉइस्चर फ्री या बहुत ही कम मॉइस्चर वाला कंप्रेस्ड एयर बाहर निकलता है। तो बारी बारी से हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि आपका रेफ्रिजरेटेड टाइप एयर ड्रायर किस प्रकार से फंक्शन करता है और आपका डेसिकेंट टाइप एयर ड्रायर किस प्रकार से वर्क करता है। तो फ्रेंड अगर एयर ड्रायर के टाइप्स के बारे में हम लोग अगर पढ़ें तो जनरली इसमें दो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एयर ड्रायर यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, एक आपका होता है रेफ्रिजरेटेड एयर ड्रायर्स, एक होता है आपका डेसिकेंट ड्रायर्स होता है। तो कहीं कहीं आपको रेफ्रिजरेटेड एयर ड्रायर मिलेगा और कहीं कहीं आपको डेसिकेंट ड्रायर मिलता है। तो दोनों ड्रायर में क्या डिफरेंसेस है उसको हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। देखिए रेफ्रिजरेटेड एयर ड्रायर वर्क्स टू डिक्रीज और लोअरिंग द एयर टेम्परेचर टू 3 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसमें अगर आप रेफ्रिजरेटेड एयर ड्रायर यूज करते हैं तो इसका यानी आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो मिलेगा वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक आपको मिलेगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मीन्स एयर के टेम्परेचर को ये डिक्रीज कर देता है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस। मीन्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर डिक्रीजेस to this temperature, the moisture present in the compressed air system removed and further it is removed through the drainage system। तो हम लोग क्या करते हैं कि रेफ्रिजरेटेड एयर ड्रायर में एयर के टेम्परेचर को धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं ताकि उसमें जो भी वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर वाटर बन जाए और उस वाटर को हम लोग एक ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें आपका रेफ्रिजरेटेड साइकिल का हम लोग यूज करते हैं, जो फर्दर थोड़ा सा हम लोग डिटेल देखेंगे। और फ्रेंड एक वीडियो मैंने अपलोड किया हाइड्रोजन गैस ड्रायर का। हाइड्रोजन गैस ड्रायर जो होता है वो रेफ्रिजरेंट साइकिल पे ही यूज होता है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको रेफ्रिजरेटेड साइकिल किस प्रकार से मॉइस्चर को रिमूव करता है आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा।
और एक होता है आपका डेसिकेंट ड्रायर। इसमें डेसिकेंट मटेरियल का यूज़ करके मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है, जैसे आपका सिल्का जेल हो गया टाइप का। तो इसमें क्या होता है कि आपका डेसिकेंट मटेरियल से हम लोग कंप्रेस्ड एयर को गुजारते हैं, तो जो भी उसमें मॉइस्चर रहता है वो डेसिकेंट मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेता है और कंप्रेस्ड एयर को मॉइस्चर फ्री बना देता है। तो दोनों में जो बेसिकली डिफरेंस क्या है कि इसमें आप एयर के टेम्परेचर को और भी रिड्यूस कर सकते हैं, मॉइस्चर को रिमूव कर सकते हैं। मीन्स इसमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपको बहुत ही कम मिलेगा, -20 से -30 डिग्री सेल्सियस तक मिल सकता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। बट रेफ्रिजरेटेड एयर ड्रायर में आपको टेम्परेचर जो होता है बहुत ही कम, -5 से 5 डिग्री सेल्सियस तक आपको मिलेगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो जो आप डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, कि आप देख लीजिए कि आप जहाँ पे कंप्रेस्ड एयर सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, जिस सरफेस पे, उस सरफेस का टेम्परेचर कितना है, उसके हिसाब से आप इस दोनों में से कोई भी ड्रायर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत आपका मॉइस्चर रह ही जाता है कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर रिमूव कर दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में कभी मॉइस्चर आए ही नहीं, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट रहे, तो यू कैन यूज डेसिकेंट ड्रायर्स। तो फ्रेंड, रेफ्रिजरेटेड एयर ड्रायर का हम थोड़ा डिटेल से देखें कि आप उसमें देखिएगा कि आपका 2 सर्किट एक आपको मिलेगा, एक आपका कंप्रेस्ड एयर सर्किट मिलेगा, एक आपका रेफ्रिजरेशन सर्किट मिलता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि आपका कंप्रेस्ड एयर सर्किट में क्या क्या रहता है। कंप्रेस्ड एयर सर्किट में आप देखिएगा कि आपका एक इनकमिंग कंप्रेस्ड एयर होता है जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रहता है, मतलब कि आपका कंप्रेसर से जो आपका एयर ड्रायर में जा रहा है। तो सबसे पहले आपका वो एयर टू एयर हीट एक्सचेंजर में आता है। एक आपका एयर टू एयर हीट एक्सचेंजर होता है जहाँ पे हीट ट्रांसफर जो होता है वो एयर से एयर किया जाता है। जैसे आपका एक मतलब इनकमिंग हॉट कंप्रेस्ड एयर आ रहा है जिसका टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, कंप्रेसर से निकल रहा है उसका टेम्परेचर तो ज़्यादा ही रहेगा। वो सबसे पहले आपका कहाँ आया, एयर टू एयर हीट एक्सचेंजर में। और इसमें दूसरे एंड से जो आपका आउट गोइंग एयर फ्रॉम द रेफ्रिजरेशन जो हीट एक्सचेंजर है, जो आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो इवापोरेटर होता है, जहाँ पे उसको आप हीट एक्सचेंजर भी कह सकते हैं, जहाँ पे हीट का जो ट्रांसफ़र होता है आपका एयर टू रेफ्रिजरेंट होता है, जो इवापोरेटर, ठीक है, वहाँ इवापोरेटर से जो हीट आपका एयर बाहर निकल रहा है वो आपका आउट गोइंग कूल ड्राई एयर होता है, जिसका टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, 2 to 3 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो आपका इनकमिंग कंप्रेस्ड एयर आ रहा है कंप्रेसर से, उसका टेम्परेचर मान लीजिए कि 60-70 डिग्री सेल्सियस है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इनकमिंग कंप्रेस्ड एयर के टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है, उसको प्री कूल किया जाता है बिफोर गोइंग टू द इवापोरेटर। और इसके टेम्परेचर को ड्रॉप कौन करता है, आपका आउट गोइंग ड्राई कूल एयर, जो कि आपका इवापोरेटर से बाहर निकल रहा है वो एयर। तो वो एयर क्या करता है, वो तो अपना इसका टेम्परेचर बहुत ही 2 to 3 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर आपका 60 डिग्री सेल्सियस है मान लीजिए। तो वो अपना हीट दे दिया इसको आउट गोइंग ड्राई कूल एयर को, जिससे आपको डबल फायदा मिला, डुअल फंक्शन मिला। एक तो आपको क्या फायदा मिला कि जो आपका आउट गोइंग इवापोरेटर से जो आपका एयर बाहर निकल रहा है जिसका टेम्परेचर आपका 2 to 3 डिग्री सेल्सियस है, उसको आप डायरेक्टली सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ही कम है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो आपको एक फ़ायदा क्या मिला एयर टू एयर हीट एक्सचेंजर से कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इसका 3 डिग्री था तो 20-25 डिग्री सेल्सियस तक चला गया या 30 तक चला गया आपको। तो इसका आप अब ये यूज़ करने के लिए प्रॉपर हो गया कि इसका टेम्परेचर आपका बढ़ गया। दूसरा फायदा आपको क्या मिला कि जो आपका इनकमिंग हॉट एयर आ रहा था, अगर आप उसको डायरेक्टली इवापोरेटर में भेजते तो रेफ्रिजरेंट पे लोड बढ़ जाता, आपको इवापोरेटर का साइज बढ़ाना पड़ जाता, रेफ्रिजरेंट का फ्लो आपको इंक्रीज करना पड़ जाता। तो उस इवापोरेटर के लोड को भी आपने रिड्यूस कर दिया, क्योंकि आपने पहले इवापोरेटर में आने से पहले ही उसके टेम्परेचर को आपने डिक्रीज कर दिया। उसका आपने 60 था तो उसको आपने 20 लेके आ गया, तो 20 आ गया वो टेम्परेचर। और वो अपना हीट किसको दे दिया, प्री हीट कर दिया, और उसको आफ्टर हीट बोलिए, उसको आउट गोइंग एयर जो इवापोरेटर से जो एयर आउट हो रहा था उसको आपने हीट कर दिया। तो आपका डुअल फंक्शन, डुअल फायदा आपको मिल गया। एक तो इवापोरेटर का लोड आपने रिड्यूस कर दिया और दूसरा जो आउट गोइंग एयर का टेम्परेचर को आपने इंक्रीज कर दिया। तो इससे आपको एक डबल फायदा मिल जाता है। फिर जो एयर हीट एक्सचेंजर से जो आउटलेट निकला इनकमिंग एयर का, वो अब आपका कहाँ जाता है, इवापोरेटर में। वो भी एक टाइप का हीट एक्सचेंजर ही है। यहाँ आपका रेफ्रिजरेंट है जिसका टेम्परेचर बहुत ही कम है, -5 -6 डिग्री सेल्सियस के आसपास है।
तो वो क्या करता है, जो इनकमिंग कंप्रेस्ड एयर, जो एयर टू एयर हीट एक्सचेंजर से जो आउटलेट निकला था उसका हीट ले लिया, और हीट जैसे ही उसका लेता है तो जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट था वो आपका वाटर ड्रॉपलेट में बन जाता है, वहाँ से वाटर आपका कंडेंस हो जाता है, मॉइस्चर हट जाता है कंप्रेस्ड एयर से, और उसको एक सेपरेट आपका ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ से हम उसको बाहर कर लेते हैं। अभी जो इवेपोरेटर से जो एयर आउट हो रहा है वो आपका क्या है, ड्राई एयर है, ड्राई एयर है एंड कूल एयर है, उसमें आपका मॉइस्चर का बहुत ही कम मॉइस्चर है। ये एयर का टेम्परेचर आपका 2 to 3 डिग्री सेल्सियस है। इस एयर को फिर हम लोग कहाँ भेजते हैं, एयर टू एयर हीट एक्सचेंजर में, और फिर इस एयर का टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जो आपका इनकमिंग एयर आ रहा है कंप्रेसर सिस्टम से, उससे ये हीट लिया, इसका अपना टेम्परेचर इंक्रीज किया, प्लस इनकमिंग एयर का टेम्परेचर भी आपका ड्रॉप हो गया। तो इससे ये इसी साइकिल को हम लोग कहते हैं कंप्रेस्ड एयर साइकिल, कि आपका इनकमिंग एयर आया हीट एक्सचेंजर में, हीट एक्सचेंजर से आपका आया इवापोरेटर में, इवापोरेटर से फिर एयर निकल के गया आपका एयर टू एयर हीट एक्सचेंजर में, फिर वहाँ से आपका सिस्टम में चला गया। तो दिस इज नोन एज कंप्रेस्ड एयर सर्किट। अब आपका एक रेफ्रिजरेशन सर्किट होता है। रेफ्रिजरेशन सर्किट में आप मेन जो कंपोनेंट आप देखिएगा उसमें आपका एक इवापोरेटर होता है, मतलब रेफ्रिजरेंट टू एयर हीट एक्सचेंजर। दूसरा आपका मेन कंपोनेंट कंप्रेसर होता है, जिसको हम लोग हार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेशन सर्किट कहते हैं। फिर आपका कंडेंसर होता है, देन आपका कैपिलरी ट्यूब या आपका थ्रॉटल भाप, जो एक्सपेंशन वाल्व होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज़ करके हम लोग रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर को ड्रॉप करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब इवापोरेटर में जब एयर का हीट को एब्जॉर्ब करता है रेफ्रिजरेंट, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, उसका टेम्परेचर वो आपका वेपर फॉर्म में आ जाता है। वहाँ से फिर आपका कंप्रेसर में गया, कंप्रेसर में उसका प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाता है, प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाता है, टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है। तो वहाँ से बाद आपका फिर आता है कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट। कंडेंसर में क्या होता है कि वहाँ पे एक कूलिंग सिस्टम रहता है, कूलिंग सिस्टम है, वहाँ से उस हीट को निकाला जाता है। फिर वहाँ से आपका एक्सपेंशन आता है, एक्सपेंशन में आपका और प्रेशर ड्रॉप होता है, और वहाँ पे आपका टेम्परेचर ड्रॉप होता है। फिर उसका टेम्परेचर, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बहुत ही ड्रॉप कर जाता है, -10 तक चला जाता है। फिर वहाँ से उस रेफ्रिजरेंट को हम लोग इवापोरेटर में भेजते हैं, ताकि टेक द अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द इनकमिंग एयर। तो ये इसका एक अपना साइकिल है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम का अपना साइकिल है और कंप्रेस्ड एयर का अपना साइकिल है। तो इस तरह से आपका क्या होता है कि आपका रेफ्रिजरेटेड एयर ड्रायर काम करता है। नेक्स्ट है आपका डेसिकेंट ड्रायर। देखिए डेसिकेंट ड्रायर के बारे में हम पढ़ते हैं। डेसिकेंट क्या है? देखिए डेसिकेंट रेफर्स टू ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है या मटेरियल है दैट हैज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। देखिए डेसिकेंट एक प्रकार का एक सब्सटेंस है या मटेरियल है, उसका एक एबिलिटी है टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर और इट्स सराउंडिंग। देखिए इट इज़ कॉमनली यूज टू रिड्यूस मॉइस्चर लेवल इन द एयर, देयरबाय प्रिवेंटिंग कोरोजन एंड अदर अनडिजायरेबल इफेक्ट एसोसिएटेड विथ हाई ह्यूमिडिटी। तो इसका डेसिकेंट मटेरियल का हम लोग यूज़ करके एयर में जो भी मॉइस्चर लेवल है या उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग डिक्रीज करते हैं, ताकि उससे आपका जो कोरोजन होने का जो चांसेस है या हाई ह्यूमिडिटी के प्रेजेंट से जो भी अनडिजायरेबल इफेक्ट होने वाला है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर हम लोग देखें कि डेसिकेंट मटेरियल में क्या क्या यूज़ करते हैं, तो आपका आता है सिलिका, एक्टिवेटेड चारकोल, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एंड एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल्स। देखिए सिलिका एक कॉमनली मेड यूज्ड डेसिकेंट मेड ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिका जेल का हम लोग मैक्सिमम जगह यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इट कैन एब्जॉर्ब्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। तो मैक्सिमम जगह आप देखिएगा कि आपका सिलिका जेल का हम लोग यूज़ करते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है? पोरस स्ट्रक्चर का होता है। तो ये क्या होता है? इम्प्योरिटीज एंड अदर मॉइस्चर को आसानी से ही अब्जॉर्ब कर लेता है। कैल्शियम क्लोराइड का भी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इट इज़ ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कैल्शियम सल्फेट होता है, ये भी वाटर को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी इसका भी ज़्यादा रहता है। आपका एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल्स, ये माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर होता है, हाई सरफेस एरिया। तो जियोलाइट कैन एब्जॉर्ब हाई एब्जॉर्प्शन एंड इम्प्योरिटीज़, इसका भी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जनरली इस हम लोग सिलिका का मैक्सिमम आप देखिएगा कि सिलिका का हम लोग यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट में। तो फ्रेंड ड्रम ड्रायर जो होता है बेसिकली आपका 3 टाइप का आप लोग पढ़ते होंगे। एक MD रोटेटरी ड्रम ड्रायर,
एक ND रोटेटरी ड्रम ड्रायर, एक MDG रोटेटरी ड्रम ड्रायर। तो आपका रोटरी ड्रम ड्रायर जो होता है बेसिकली 3 सीरीज है। आपका एटलस कॉपको को अगर देखते होंगे या जहाँ भी थर्मल पावर प्लांट में आप यूज़ होता है वो MD टाइप होता है, ND टाइप होता है एंड MDG टाइप होता है। देखिए इस तीनों में जो बेसिक डिफरेंस आप देखिएगा, अगर आप MD रोटरी ड्रम ड्रायर अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें आप -25 डिग्री सेल्सियस तक आप ड्यू पॉइंट लेके जा सकते हैं। अगर आप ND रोटरी ड्रम ड्रायर आप यूज़ करते हैं तो -45 डिग्री सेल्सियस तक आप ड्यू पॉइंट लेके जा सकते हैं। और MDG रोटरी ड्रम ड्रायर में -45 डिग्री यानी उससे भी लोअर तक आप जा सकते हैं। मीन्स अगर आप MDG रोटरी ड्रम ड्रायर यूज़ करते हैं तो ये गारंटी देता है कि आपका एयर में, कंप्रेस्ड एयर में मॉइस्चर बहुत ही कम है। मीन्स इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आप इवन -50 -60 डिग्री सेल्सियस तक लेके जा सकते हैं। तो MD में आप -20 -25 तक लेके जा सकते हैं। ND में आप -40 -45 डिग्री सेल्सियस तक आपका ड्यू पॉइंट मेंटेन हो सकता है। और MDG में तो आपको फुल गारंटी देगा कि आपका -45 -50 -60 डिग्री सेल्सियस तक आप लेके जा सकते हैं ड्यू। देखिए फ्रेंड, MDG रोटरी ड्रम ड्रायर में आपको गारंटीड देगा कि आप प्रेशर ड्यू पॉइंट -45 एंड इवन उससे लोअर भी लेके जा सकते हैं। और इसमें पावर कंजम्पशन तो बहुत ही कम होता है, लेस देन 120 वाट, समझ सकते हैं 120 वाट से भी कम पावर कंजम्पशन होता है। इसमें कोई ना हीटिंग एलिमेंट होता है, ना कोई ब्लोअर होता है और कंप्रेस्ड एयर का कोई भी नुकसान नहीं होता है। जितना कंप्रेस्ड एयर है कोई भी आपका नुकसान नहीं होता है। फ्रेंड, इस वीडियो में आपने देखा कि एयर ड्रायर का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, एयर ड्रायर कितने प्रकार का होता है। आपने देखा कि रेफ्रिजरेटेड एयर ड्रायर, डेसिकेंट टाइप ऑफ एयर ड्रायर, फिर आपका ड्रम ड्रायर, बेसिकली जो हम लोग ड्रम ड्रायर का यूज़ कर रहे थे जिसमें आपका MD टाइप था, ND टाइप था एंड MDG टाइप था। तो तीनों ड्रायर के बारे में आपने डिटेल से उसका सर्किट देखा, इसका क्या क्या इंटरनल कंस्ट्रक्शन था। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करें, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।